दोस्तों, जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं और बात आती है अच्छे से अच्छा स्कोर करने की, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, कुछ स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ती हैं। स्ट्रैटेजीज यानी रणनीति बनानी पड़ती है। वो रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए और वो रणनीतियाँ आपकी तैयारी को कैसे असर डालेंगी, आज हम इसी बात को समझेंगे और देखेंगे। मेरा नाम है तंजीत सिंह छाबड़ा, आप देख रहे हैं काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। ये जो वीडियो होगा ये केमिस्ट्री के ऊपर होगा कि केमिस्ट्री के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है। स्ट्रैटेजीज यानी रणनीति बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ जीतने की नहीं है, यहाँ पे दूसरों को हराना भी है। आप ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, देश में करीब 22 लाख लोग आपके साथ इस रेस में शामिल हैं, सीटें तो कुछ हजार ही हैं। अब ये 22 लाख लोगों को हराना कैसे है, आपको अपनी सीट पे दावा ठोकना कैसे है, कैसे अपने आप के अंदर ये कमिटमेंट आपको लाना है कि उस 50,000 जो सीट्स हैं, उन 50,000 सीट्स में एक सीट मेरी है किसी ना किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए। मेरी सारी तैयारी, मेरा सारा जुनून, मेरा सारा पैशन इसी बात के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देगा। केमिस्ट्री एज वी ऑल नो हैज़ 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि इन तीनों ब्रांचेस के अंदर हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ साथ में हम स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो पहला मंत्र है वो है द NCERT बुक। आपकी NCERT की केमिस्ट्री की बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी और रेफरेंस बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तेरे पास वो ऑथर की किताब है, तेरे पास वो ऑथर की किताब है, मत परेशान होइए। NCERT के ऊपर स्टिक कीजिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मंत्र। बाकी जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं वो केवल NCERT की किताब को ही और एक्सप्लेन करने का एक कोशिश है, इसके आगे कुछ भी नहीं। सो मास्टर योर NCERT बुक और इसके साथ साथ में आप उसकी कर्सरी रीडिंग लगाते जाएं। कर्सरी रीडिंग का अर्थ है कि जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहा है, जैसे कि मैंने CRT टेक्निक में बताया था इसके पिछले वीडियो में भी, आप उसको केवल रीड करिए। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, रीड करिए। आज हम इसमें जो टेक्निक को यूज करने वाले हैं उसका नाम है द ब्रेन ट्रेन टेक्निक। आपके ब्रेन को हमको ट्रेनिंग देनी है ताकि आपका ब्रेन जैसे ही वो साउंड्स के ग्रुप के पास में वो आए, वो उन साउंड्स को एज इट इज कैच करना शुरू कर दें। 2 टेक्निक्स हैं, पहला रीड इन द साइलेंट मोड एंड देन रीड इन अलाउड मोड। आप वही चैप्टर पहले साइलेंट पढ़ें और फिर वही चैप्टर को आप अलाउड पढ़ें। अलाउड इन द सेंस इतना अलाउड हो कि आपके कान उसको ईजिली सुन सकें। उससे होगा क्या, वो जो साउंड्स हैं, वो जो वर्ड ग्रुप्स हैं, आपके कान में एज इट इज एम्बेड होना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी। तो पहले चैप्टर को सब चैप्टर से ब्रेक कर लीजिए। एक साथ पूरे चैप्टर का घूंटा लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इट इनटू सब टॉपिक्स, उनको ब्रेक करते जाइए और उन टॉपिक्स को 2-3 बार पढ़िए। और उसके बाद फिर जैसे आपने पढ़ लिया, अभी 30 मिनट्स का इंतजार कीजिए और 30 मिनट्स बाद पुनः दोबारा पढ़िए आप उस टॉपिक को आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। फिर उसके बाद 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेके फिर दोबारा पढ़िए। फिर 4 से 6 घंटे के बाद फिर दोबारा पढ़िए। फिर 12 और 24 घंटे के बाद फिर दोबारा पढ़िए। अब आपके ब्रेन में स्टोरेज होनी शुरू हो चुकी है उस टॉपिक के साउंड्स की, और वो टॉपिक एज इट इज आपके ब्रेन में बैठता चला जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो आपको पता है ये साउंड्स को के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो आप उसको एज इट इज ऑब्जेक्टिव में भरने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी। इसके साथ साथ में जो कंटेंट है उसको टाइम टू टाइम आप पीरियोडिकली भी साथ साथ में देखते रहें। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और फिर आप उसको भूल गए। आप उसको देखिए, ब्रेन में 2 तरह की मेमोरीज हैं, एक टेम्पररी मेमोरी और एक होती है परमानेंट मेमोरी। पहले आपने टेम्पररी मेमोरी में उसको स्टोर किया और धीरे धीरे वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी की तरफ जाता चला जाएगा। इसके साथ में एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है कि आप इन टॉपिक्स की भी चार्टिंग करें। आप जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी आप चार्टिंग कर करके आप केमिस्ट्री के एक सेक्शन बना लीजिए दीवार के ऊपर और उसमें आप लगाते चले जाएं। सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें धीरे धीरे बैठती चली जाएंगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और देखते हैं
इसके साथ साथ में कुछ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक जो रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करें, और बहुत ज़्यादा टाइम हाइड्रोजन और मेटलर्जी पे मत दीजिए, बिकॉज बहुत बार हम क्या होता है बहुत सारी एनर्जी एक ही जगह लगा देते हैं, मगर हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने निकल के आ रहे हैं। ऑन ए रफ एवरेज यदि मैं बात करूं कि यदि 45 क्वेश्चंस नीट में केमिस्ट्री के आने हैं तो उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ सकते हैं ऑन ए रफ स्केल। तो 12 से 15 या 15 से 18 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने क्वेश्चन जो है उन टॉपिक से आ रहे हैं इसको आपको समझना होगा। अब यदि उतने ही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ 2-3 टॉपिक के ऊपर सारी एनर्जी लगा देता हूं और बाकी टॉपिक इग्नोर कर देता हूं, इट विल नॉट बी ए गुड डिसीजन। और जैसे मैंने बताया ये थोड़ा पार्ट कभी कभी बोरिंग होता है, तो इसके आप नोट्स बनाते चले जाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। हैंड रिटन नोट्स क्यों, इस चीज़ को समझिएगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आपको आपकी मदर या घर में कोई बोलता है कि भाई बाज़ार से जाइए और ये कुछ सामान लेकर आ जाइए, 4-5 सामान की उन्होंने आपको एक लिस्ट दी, आपको वर्बली बताया कि आप बाज़ार जाओ, भिंडी ले आना, गाजर ले आना, मूली ले आना, शलगम ले आना, आलू प्याज ले आना, ये साथ में जीरा हल्दी नमक कुछ भी ले आना। आप कितनी चीज़ें याद रखेंगे, आप भूल जाएंगे उसको। अब आप क्या कीजिए, वही चीज़ों को एक कागज़ पे लिख लीजिए। अभी जो कागज़ पे आपने लिखा, ये कागज़ बेशक आप घर पे भूल भी गए, लेकिन चीज़ें आपको बाजार में जाते ही याद आ जाएंगी। हो सकता है ना। दिस इज पावर ऑफ राइटिंग। ये है राइटिंग की पावर कि आपके हाथ से एक बार होके यदि कुछ चीज़ निकली है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में एम्बेडेड रहती है। तो इसीलिए हैंडमेड नोट्स की बहुत वैल्यू होती है, तो इसको ज़रूर बनाएं। और आगे देखें, इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी तैयारी का कि पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं जेई मेन के और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के, उसको भी ज़रूर करते जाइए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए उसको भी आप इग्नोर ना करें। इसके साथ साथ में यदि आप एटलीस्ट पिछले 5-7 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को और खासतौर पे जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्चुअली ये जो पार्ट है आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अब मैं बात करता हूं द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आइए इसको समझें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पीरियोडिक टेबल जो है, आप उसको ग्रुप बाय ग्रुप उसको बाय हार्ट करते चले जाएं। आप अपने पीरियोडिक टेबल का भी एक चार्ट अपने स्टडी टेबल के ऊपर ज़रूर लगाएं और उसके साथ साथ में नीचे खाली ब्लैंक शीट भी और लगाएं। वो ब्लैंक शीट के अंदर आप ये पीरियोडिक टेबल के जो हिस्सों को ब्रेक कर करके उसके नोट्स साथ साथ में बना के लगाते जाएं, ताकि पीरियोडिक टेबल भी आपको ध्यान में रहे और उसके नीचे की चीज़ें भी आपको ध्यान में रहे, और ये सारे नोट्स आप अपनी वॉल के ऊपर लगाते चले जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यदि आप अपने पूरे चैप्टर्स को, जितने चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको सिर्फ लिस्ट डाउन कर लेते हैं, चैप्टर लिखा और चैप्टर के अंदर आपने सब टॉपिक लिख के एक ऐसा चार्ट बना के कहीं लगा दिया, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक, आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कौन सा नहीं है, उसको स्केच पेन से मार्क करते जाएं। दूसरा फायदा आपको होगा कि जब वो चैप्टर आप पढ़ने पे आएंगे और आपने पहले लिख के रखा होगा तो आपके ब्रेन को पता होगा कि ये चैप्टर उसको करना है, वो उसके लिए पहले से ही तैयार होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्रेन को उसको समझने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी बचेगी और साथ ही साथ में आपको और ज़्यादा तैयारी स्ट्रांग होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल अबाउट ग्रीन बॉक्स नोट्स। जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में ग्रीन बॉक्स नोट्स दिए हुए हैं, आप उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार उसमें से भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है, इसलिए आप उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीओसी के जो चैप्टर हैं उसको आप बहुत अच्छे से हार्ट एंड सोल बना लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जान है वो जीओसी है, तो इसको आप उन चैप्टर्स को इग्नोर किए बिना आगे मत बढ़िए, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। जीओसी को वीक किसी भी सूरत में नहीं रहने देना है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जीओसी के चैप्टर यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। इसके अलावा जो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिएक्शंस, इफेक्ट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स और आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बहुत पुख्ता और परफेक्ट होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की।
फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा इसके लिए प्रिपरेशन इन सब दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से थोड़ी सी अलग है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आइए देखें। पहला, इसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी मैथमेटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा, आपकी जो कैलकुलेटिव स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप चाहें तो थोड़ी सी, यदि क्लास 10th की NCERT की बुक आपके पास में है तो उससे आप वो जो चीज़ें हैं थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको इन्वॉल्व करती है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पे अटेंशन टू यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके मुताबिक तैयारी कीजिए। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को समझने पे पूरी जान लगाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसके साथ साथ में फोकस ऑन टॉपिक्स सच एज एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनको पहले से ही आप अपने ब्रेन में रखिए कि इनके लिए मेरे को टाइम निकालना है और इनके ऊपर मेरे को वर्कअप करना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दी अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज। आप इन सब के पीछे प्रिंसिपल क्या है, कौन सी चीज़ वर्क कर रही है और कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है, इसको भी साथ साथ में समझते जाएं। क्वेश्चन जो है उनको ब्लंटली अटेम्प्ट ना करते जाएं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ अपने आप से पूछिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है इससे मैंने क्या सीखा, इसमें मेरे को कौन सी खास बात नजर आई और क्या ये मेरे को दोबारा काम आएगी। यदि आएगी तो मैं कहीं पे इसको दोबारा प्रैक्टिस करके समझ के रख लूंगा, ब्रेन में कहीं स्टोर करके रख लूंगा। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं आपको हेल्प करने वाली हैं। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको बहुत काम आएगी वो है आपके PYQs। यहाँ पे PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी आप साथ साथ में कर लीजिए, और ताकि आपको टॉपिक्स की फेमिलियरिटी मिल जाए और आप टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। इसीलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हार्ड प्रैक्टिस करिए अपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए, जो आपको यहाँ पे काम आएगा। इसके साथ साथ में आपको स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, उसको इंप्रूव करने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। तो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस साथ में कर ही रहे हैं। अपनी कैलकुलेटिव स्किल्स को थोड़ा डेवलप कीजिए, शॉर्टकट टेक्निक्स अपनाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपके पास में 45 या 50 सेकंड्स हैं एट द मैक्स किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रिव्यू भी करना है और आगे भी बढ़ना है, ओवल को ब्लैकन भी करना है। तो इसीलिए आपको ये टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो जो 3 घंटे हैं उसके अंदर अपना बेस्ट निकाल सकें। इसमें बेस्ट तरीका ये होगा कि आप, जैसे कि मैंने बताया आपने बायोलॉजी के लिए किया था, यहाँ भी आप फ्लो चार्ट्स बनाते जाइए, यहाँ भी आप मैप्स, माइंड मैप्स बनाते जाइए, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते जाइए कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हमेशा काम आते हैं, साथ साथ में इंटरकनेक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स, मैप्स और फ्लो चार्ट्स कैन हेल्प यू विजुअलाइज। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उस चार्ट को विजुअलाइज करके अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ये आपको 1 या 2 दिन में, यदि आप क्लास 10 से 11th मूव कर रहे हैं तो 11th और पूरा 12th आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो भी आपका जो एग्ज़ाम होगा मई में होगा, तब तक आपको ये कंटिन्यूसली चीज़ें, आज अभी से अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से मई इसको फोकस करिए और इसके ऊपर मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि पूरा 11th पूरा 12th आपको करना होगा। और यदि क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि यही चीज़ें अभी बोर्ड्स में भी काम आएंगी और उसके बाद आपके नीट में भी काम आने वाली हैं। तो अभी आपके पास में 2 चीज़ें और रहेंगी यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर रहे हैं। पहला कि आप चाहें तो कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, और यदि कोई आपने नीट की प्रिपरेटरी वेबसाइट ज्वाइन की हुई है तो उसमें भी यदि आपको इस तरह का मटेरियल मिल रहा है यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, वो बेस्ट रहेगा। आप गॉसिप्स में ना जाएं, आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में टाइम में इन्वॉल्व ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमेशा अच्छा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। मगर यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स हैं और ज़रूरी नहीं हर एक स्टूडेंट है कोचिंग को अफोर्ड कर सके या कोचिंग के लिए टाइम निकाल सके, या उसके शहर में उस लेवल के कोचिंग या उस लेवल के अच्छे टीचर्स अवेलेबल हों। तो आप ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी हेल्प ले सकते हैं, मगर कोई ना कोई एक अच्छे सोर्स से जुड़े रहें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ में रिवाइज़ करें, रिवाइज़ बार बार रिवीजन करते रहें। पावर ऑफ रिवीजन को कभी भी हल्के में ना आके
रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, फियर ऑफ फेलियर को ख़त्म करता है। फियर ऑफ फेलियर यानी यदि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, इस बात का जो डर है उसको ये ख़त्म करता है। फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं और उनको अपने साथ में रखते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो इसका भी फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बिल्कुल काम रहिए इस तैयारी के दौरान, बहुत शांत रहिए, आप अपने प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, अपने ऊपर ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर महसूस मत कीजिए कि आपका जो सिलेबस है बहुत ह्यूमंगस है, बहुत वास्ट है, अभी ये भी करना है वो भी करना है। छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटिए, काम रहिए, कूल रहिए, डेडिकेटेड आवर्स दीजिए, और आप देखेंगे यदि आपके पास में 24 घंटे हैं और उसमें से 7 या 6 घंटे आप सोने के निकाल रहे हैं और बाकी जो क्रियाएं हैं उनके लिए 2-3 घंटे निकाल रहे हैं, तो भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से डेडिकेटेड आवर्स अपने आप को देते हैं तो आप कर लेंगे। आपको ये आवर्स देने में कोई परेशानी आ रही है, आपको टाइम टेबल बनाने में परेशानी आ रही है, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मेरे का जो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मैं दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई ज़रूरत हो, आपको कोई ऐसी ज़रूरत हो कि आप चाहें कि आपसे कोई बात करने वाला हो जिसको आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन मी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर काउंसिल फ्रेंड। आप मेरे पे बैंक कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, ब्रेक्स के अंदर आप अपने आपको टीवी देखना या मोबाइल देखने की जगह एक छोटा वॉक ले लिया, कोई पजल सॉल्व कर लिए, इस तरह के टास्क में अपने आप को उलझाए रखें, क्योंकि आपको मोबाइल्स, सोशल मीडिया, टेलीविज़न या आपके ब्रेन को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से दूर खींच के ले जाता है, और जब आप वापस आते हैं तो ब्रेन के अंदर वो चीज़ें घूमती रहती हैं और वो आपको कॉन्सेंट्रेट करने में नुकसान करती हैं। तो इसीलिए आप केवल ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ इनकी हेल्प लीजिए, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। यदि किसी कारण से आप अपने MBBS के ड्रीम को परस्यू करने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे स्कोर अच्छे नहीं आएंगे, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, मैं अभी को फिर बता रहा हूँ कि आप चाहें तो इंडिया के बाहर से भी MBBS कर सकते हैं, पर्टिकुलरली US से। और US से आप MBBS करते हैं, आपके PG आप करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। उसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप ये देखिए स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है, आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और आप एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स, तो आपको कोई इसमें पैसा नहीं देना है, और आप चाहें तो इसके थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, चाहे तो फ़ोन करना चाहें तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, और आप चाहें कि आपको कोई काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए हो तो जैसे मैंने पहले बताया आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स में रट्टा और ये जो टेक्निक्स यहाँ पे बताई ये काम नहीं आती, वहाँ कुछ और चीज़ें काम आती हैं, और फिजिक्स ही लोगों को लगता है कि द ड्रेडेड वन है, इसको पार पा लिया तो सब हो जाएगा। तो आज हम उसको समझेंगे कि फिजिक्स से आप कैसे निपट सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। सो विद दैट आई साइन ऑफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।